हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है, जहां तक हुआ था पृष्ठ रसायन में लेक्चर, उसका अगला लेक्चर आज लेकर के हम आए हैं। वो लेक्चर आपका है और जो ऐसा टॉपिक है जो लास्ट में हमने छोड़ा था ना, अभी हमने कल छोड़ा था, उसमें कहा गया कि अधिशोषण समतापी यानी आइसोथर्मल एडजॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करना। और आइसोथर्मल एडजॉर्प्शन को दो लोगों ने मिल करके दिया था, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। ये बताया गया था, उसी पे हमने रोका था और वहीं से आज स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। तो सब लोग को सबसे पहले नमस्कार, सबको हेलो हाय, सब लोग को ढेर सारा प्यार और सब लोग को गुड इवनिंग। जल्द से जल्द आइए ताकि आज के सेशन की शुरुआत की जाए। फटाफट आइए और जल्दी से चलिए। सब लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक बार कमेंट कर देना। एक बार एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अब वो सवाल क्या है आपको सर वो पता चल गया होगा। वो सवाल क्या आपको पता चल गया होगा क्या? वो सवाल आपका है, क्या हमारी आवाज आपके कानों तक अच्छे से टकरा रही है? टकरा रही कि नहीं है? अगर टकरा रही तो अच्छी बात है। और पहली बात तो हेडिंग में डाल के दिखा दें, उसके बाद पूछे कि बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। क्या भाई? अधिशोषण समतापी, अधिशोषण अधिशोषण समतापी। क्या भाई? अधिशोषण समतापी यानी ये टॉपिक इतना अच्छा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसकी इंग्लिश क्या है? क्या है आपको पता है? आइसोथर्मल एडियाबेटिक। आइसोथर्मल आइसोथर्मल एडियाबेटिक एडजॉर्प्शन। आइसोथर्मल एडजॉर्प्शन, इसके बारे में डिस्कस करना है थोड़ा सा। देखें तो आइसोथर्मल एडियाबेटिक जो हमारा है, सॉरी एडियाबेटिक का निकला एडजॉर्प्शन। आइसोथर्मल एडजॉर्प्शन में यानी कि अधिशोषण समतापी है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए दो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि प्रेशर और उनके नियतांक या फिर नंबर ऑफ मोल्स गैस के कणों के आधार पर उन्होंने एक संबंध दिया। और वो संबंध आपका था कुछ और था। क्या था? कुछ और था, किसी प्रकार था। वो संबंध इन्होंने दिया, दो लोगों ने मिलकर दिया, दो लोगों ने अलग अलग दिया। क्या दिया भैया? प्रेशर के ऊपर ही दोनों लोगों ने दिया। और एक फ्रेंडलिक थे, एक लैंगम्यूर थे। तो दोनों लोगों को हम चर्चा करेंगे, दोनों लोगों को देखेंगे। सबसे पहले आप बात करेंगे किसकी? पहले दो प्रकार के होते हैं, तो इसको तो देख लेते हैं। ये कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, मतलब दो प्रकार के हैं, सॉरी। दो वैज्ञानिकों ने यह प्रस्तावना दिया, अधिशोषण समतापी के बारे में बताया। पहला किसने है? फ्रेंडलिक। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। अधिशोषण समतापी, अधिशोषण अधिशोषण समतापी। क्या? फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। और अगला आपका क्या है? लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी। लैंगम्यूर अधिशोषण, लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी। दोनों को हम क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करते ये कि इन दोनों को कैसे हम जानेंगे। लैंगम्यूर ने क्या कहा और फ्रेंडलिक ने क्या कहा, दोनों लोगों को एक एक करके समझेंगे। लैंगम्यूर ने क्या कहा, फ्रेंडलिक ने क्या कहा। तो फ्रेंडलिक ने भी अधिशोषण की मात्रा पर क्या बातें करी, और फ्रेंडलिक और लैंगम्यूर ने भी और फ्रेंडलिक ने भी अधिशोषण की मात्रा पर बातें की। लेकिन प्रेशर के केस में क्या, दाब के केस में क्या, तो उसका फार्मूला क्या आता है और उसमें ग्राफ कौन से बनते हैं, उसका संबंध और किसके साथ हो सकता है उसको बताते हैं। पहले इतना स्क्रीनशॉट जल्दी से। दो लोगों थे, यानी अधिशोषण समतापी जो था, दो लोगों ने बताया अधिशोषण समतापी के बारे में, एक फ्रेंडलिक और लैंगम्यूर। दूसरा लैंगम्यूर, पहले फ्रेंडलिक। हो गया? अगर हो गया, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो आगे चलें। आगे चलें। हाँ सर, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक मतलब पहले नंबर पे इनको डिस्कस करेंगे हम, उसके बाद दूसरे नंबर पे लैंगम्यूर को डिस्कस करेंगे। चले? हाँ सर चले, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
हाँ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से चलें। चलो भाई चलते हैं, स्क्रीन शॉट ले चुके हैं तो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक जो आपका है, पहले हेडिंग डालेंगे, मेन हेडिंग क्या, फ्रेंडली अधिशोषण क्षमता। फ्रेंडली अधिशोषण क्षमता की, फ्रेंडली अधिशोषण क्षमता, इनके बारे में चर्चा करते हैं। फ्रेंडली ने क्या दिया और कौन सा समीकरण। फ्रेंडली ने स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषण के रूप में, दाब के रूप में एक संबंध बताया, या दाब के साथ एक संबंध बताया। उस संबंध को कहा गया फ्रेंडली संबंध या फ्रेंडली समीकरण। देखते हैं क्या कहा इन्होंने, उसको मैं लिख देता हूं, अगर मैं बोला भी हूं तो लिख भी देता हूं भाई, कोई बात नहीं है ना। चलिए, स्थिर ताप पर अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान क्या कहा हमने, प्रति इकाई द्रव्यमान पर या द्रव्यमान में, है ना, अधिशोषित गैस की मात्रा, इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषित गैस की मात्रा, क्या भाई, गैस की मात्रा, बात को समझने की कोशिश करना, तथा साम्य दाब के मध्य, गैस की मात्रा, हाँ, तथा साम्य दाब के मध्य संबंध स्थापित किया, संबंध स्थापित किया। अतः इस समीकरण को फ्रेंडली अधिशोषण क्षमता की समीकरण कहते हैं। फ्रेंडली अधिशोषण समतापी समीकरण कहते हैं। वो इस प्रकार से है, देखिएगा, n गैस के कणों के लिए क्या लिखेंगे हम, n गैस के कणों के लिए, या फिर n मोल गैस के लिए फ्रेंडली समीकरण क्या होता है, यहां से x बाई m, जैसा कि कल आया था ग्राफ में, k इंटू पी की पावर 1/n। ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छी चीज है, ये होगा। अब यहां मैं लिख देता हूं, जहां दुनिया नहीं, जहां आपका ये देखिए ध्यान से, यक्स क्या है, अधिशोषित पदार्थ की मात्रा, क्या, अधिशोषित पदार्थ का द्रव्यमान, ऐसे लिखोगे। यक्स क्या है, यक्स बराबर अधिशोषित, जो चिपक रहा है, अधिशोषित पदार्थ का द्रव्यमान,
जो अधिशोष से पता है, जो चिपक रहा है उसका द्रव्यमान होगा। और स्मॉल एम जो हमारा होता है अधिशोषक का द्रव्यमान, कितने द्रव्यमान में चिपक रहा है, अधिशोषक का द्रव्यमान, ध्यान से सुनना इस बात को, अधिशोषक का द्रव्यमान मतलब अधिशोषक जिस पर गैस के कण चिपक रहे हैं उसका द्रव्यमान कितना, और जो गैस का कण चिपक रहा है उसका द्रव्यमान कितना है, तो वो x से होगा। और जिस पर जैसे ठोस पर, जैसे जैसे कहने का मतलब कि ठोस पर हमारे गैस के कण चिपक रहे हैं तो ठोस का द्रव्यमान जो होगा वो स्मॉल m होगा, और जो गैस का द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, स्मॉल x होगा। यानी अधिशोष से जो है अर्थात जो चिपक रहा है उसका द्रव्यमान x से रिप्रेजेंट किया गया है, और स्मॉल m से रिप्रेजेंट किसका द्रव्यमान, जिस पर चिपक रहा है अधिशोषक के द्रव्यमान को रिप्रेजेंट किया गया स्मॉल m से। ये हो गया। आगे फिर क्या है, के क्या है, एक नियतांक, के क्या है, एक नियतांक है, के क्या है, नियतांक है, नियतांक है। यन क्या है, कणों की संख्या है। पी क्या है, दाब है, पी क्या है, दाब। हो गया। यन क्या, गैस के कणों की संख्या, यन बराबर क्या, गैस के मोल। हो गया, गैस के मोल। बस इतनी बातें थी। अब इसके आगे आगे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा और इसमें कौन सा ग्राफ आता है निकल करके वो मैं बताने वाला हूं। पहले इतनी बातें आपको समझ में आई, जल्दी से एक बार कमेंट करो फिलहाल से, क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई, क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? यस सर, जी सर। चलते हैं फिर से, मैं एक बार बता दे रहा हूँ। हाँ ठीक, फिर से बता दे। फिर से क्या, स्थिर ताप पर अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान पर, प्रति इकाई द्रव्यमान मतलब अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान पर, अर्थात कि ठोस के, ठोस का जो पृष्ठ होगा उसका एक द्रव्यमान इकाई द्रव्यमान होगा, उस पर क्या है, अधिशोषित गैस की मात्रा तथा साम्य दाब के मध्य, यानी गैस की मात्रा x, और क्या भैया साम्य दाब के मध्य अर्थात प्रेशर के मध्य एक संबंध स्थापित किया किसने, फ्रेंडलिक ने। अगर संबंध बताया तो उसी संबंध को, उसी समीकरण को कहा गया फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण। हो गया। और वो आपका है, ये है अधिशोषण की मात्रा ये मानी जाएगी स्मॉल m द्रव्यमान पर, x द्रव्यमान क्या हो रहा है, चिपक रहा है, तो ये पूरा x बाई m क्या अधिशोषण की मात्रा है, x बाई m अधिशोषण की मात्रा हो जाएगी। और k इंटू क्या गया, नियतांक है, क्या है, p क्या है, दाब है, 1/n इसने बताया। अब आगे देखते हैं क्या होगा, आगे देखते हैं क्या होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले चुके हैं? हाँ सर स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे चले। यस सर, आगे चलते हैं। हम वहीं से इसको ड्राइव करेंगे, एक नया फार्मूला बनाएंगे, इजिकल टू क्या, क्या लिखेंगे हम, a इंटू पी के पावर 1/, हो गया। अगर यहां से डायरेक्ट मैं कहूं ऐसे, k क्या है, नियतांक है ना, m प्रोपोर्शनल p के पावर 1/n लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। यानी अगर इतनी चीजें लिखी हैं तो इस हिसाब से मैं ग्राफ बनाना अगर चाहूं तो बना सकता हूं, हाँ बना सकता हूं। क्या, देखिए ध्यान, अतः 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 x बाई m और p के मध्य, p के मध्य ग्राफ, अगर ग्राफ की बात करें यहाँ p के पावर 1/m का पूछा, p के पावर 1/m के मध्य ग्राफ, अगर इतनी सीधी सीधी बात करते हैं तो इसका ग्राफ जो आता है वो आपका आता है, ध्यान से देखना, वो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आता है। एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, कैसे, कैसे सीधी रेखा प्राप्त होगी, वो ऐसे प्राप्त होगी कि जब हमने कह दिया कि p की जो वैल्यू 1/m के रूप में ही सीधी सीधी है, तो जो वैल्यू बढ़ेगी वो पूरा एक साथ बढ़ेगा, क्योंकि समानुपाती है, ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी। और x बाई m हमने ऊपर रख दिया, तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। कौन सी रेखा, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीधी रेखा सर कहां से, मूल बिंदु से निकलेगी, कहां से निकलेगी, मूल बिंदु से निकलेगी, मूल बिंदु से एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये हो गया आपका इसके मध्य ग्राफ। अगला ग्राफ, अगला ग्राफ, अगला ग्राफ क्या होगा, ध्यान से देखना, अगला क्या होगा। अगला मैं इसी को कुछ अलग रूप करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। x बाई m
k इंटू की p के पावर 1/n है ना, ये दोनों पक्षों का log n में ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं दोनों पक्षों में क्या लिखना भाई, समीकरण के दोनों पक्षों में लॉग वेस्टर्न लेने पर, अगर हम लॉग लेते हैं तो क्या, ध्यान से देखिए, लॉग लेंगे तो लॉग इधर भी लिख दो, लॉग x बाई m हो गया, log x बाई m बराबर, इसके बाहर निकलो log वेस्टर्न, यहाँ पे 10 होगा, ध्यान देना। क्वेश्चन में क्या, k इंटू सी के पावर 1/n, ये हो गया, इतना हो गया। अब अगर इतना हो गया तो ध्यान से देखना, ये क्या है, इसको तोड़ेंगे कैसे, इस log वेस्टर्न को ऐसे रहने दो, x बाई m ऐसे लिखा रहने दो, इससे ये क्या लिखा है, log m इंटू m लिखा है, log m इंटू n लिखा है, तो इसका मतलब इसे तोड़ेंगे जब हम तो log m प्लस log n लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, log वेस्टर्न m की जगह पे क्या गया k, फिर प्लस log वेस्टर्न p की जगह पे क्या आ गया भैया, क्या आ गया, मतलब n की जगह पे p 1/n आ गया, ये आ गया। ये किस सूत्र से आया, log m इंटू n बराबर क्या होगा, log m प्लस log, इस वाले सूत्र से ये निकल करके आया है। उसके हिसाब से हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया। अब जब भैया तोड़ दिया तो जरा 1 मिनट के लिए और देखना, ये घात के नियम से ना ये आगे आ जाता है, बताया गया था, इस तरह का सवाल आपको आया है। तो आगे वाली जो वैल्यू सारी चीजें उसको लिख लो पहले, log x बाई m इज इक्वल टू, अब इसको मैं एक तरफ इसको थोड़ा सा आगे कर दूं, ए प्लस में दोनों वैल्यू ही है, मैं इसको पहले लिख दूं, 1/n को पहले लिख दूं और log वेस्टर्न p हो जाएगा और प्लस log k हो गया। अब ये संबंध दिखा हमारा, क्या दिखा, ये संबंध दिखा भाई, क्या दिखा, ये संबंध दिखा। इस संबंध से हम क्या करना चाहते हैं, एक ग्राफ बनाना चाहते हैं। इसकी पहले तो तुलना कर दें, सबसे पहले क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे, y बराबर m x प्लस सी से तुलना करने पर, भैया तुलना कर लो, तुलना करेंगे तो y की जगह p है, m की जगह पे 1/n है, x की जगह पे log p है, log वेस्टर्न p है, c की जगह पे क्या है, log k है। अब log k है तो इसका मतलब क्या होगा, मैं ग्राफ बनाने की तुलना किया इसीलिए, है ना। अब देखते हैं, ध्यान से सुनो, जल्दी से देखो, ग्राफ बनाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, जल्दी से मतलब बोल दिया। ग्राफ क्या होगा, ध्यान से सुनना, हो गया। अब देखते हैं आगे, हो गया, ध्यान से देखना, ग्राफ अब बनाने जा, मैं तुलना किया और तुलना करने के बाद ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ किसके किसके बीच में बनाऊंगा, y की जगह पे क्या है, x है, x बाई m है, log x बाई m है, तो y एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, x बाई m, यानी log x बाई m लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, log वेस्टर्न x बाई m लिखेंगे। और इधर x की जगह पे क्या है, log p है, अर्थात x वाली एक्सिस में हम क्या लिखेंगे, log p लिखेंगे, log वेस्टर्न p लिखेंगे। हो गया, कितनी सारी चीजें होगी। अब हमें ग्राफ बनाना है, y बराबर mx प्लस c का ग्राफ क्या होता है, c क्या है, इंटरसेप्ट पॉइंट है, यानी y एक्सिस पर इंटरसेप्ट पॉइंट है, अगर वो प्लस में है तो प्लस एक्सिस पे जाएगा, अर्थात y एक्सिस ऊपर की तरफ क्या होगा, धनात्मक होगा। तो कुछ बिंदु ले लो, कुछ दूरी ले लो, कुछ बिंदु मान लेते हैं, इस बिंदु से क्या है, इंटरसेक्ट पॉइंट इतना है, इतना है, ये सी की जगह पे क्या है भैया, वो हमारा log वेस्टर्न k है, यानी सी का मान क्या हो गया, इसकी जगह हमने रखा। अब हमारी ग्राफ जो है वो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, इसकी बात ये होती है, ये यम से डिपेंड करता है। अगर इसका मान धनात्मक यानी इसके आगे अगर प्लस है तो इसका मान क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, अगर इसका मान ऋणात्मक है तो इसका मान क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा।
मतलब ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ये चीज मैंने पहले बताया था और फिर से एक बार बता दिया हूं, तो चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। यानी यहां से शुरू करेंगे हम ऊपर की तरफ, क्या ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ गया। अब ये ग्राफ हमारा हो गया किसका, इस पूरे लाइन का ग्राफ। इसमें जो स्लोप होगा, जो ढाल होगा, जो प्रवणता होगी वो क्या होगी, जो स्लोप यानी ढाल जो आएगा, इसका यम का मान जो होगा वो क्या होगा भैया, 1/n। समझ में आया, ये सारी चीजें समझ में आई किसके अनुसार, फ्रेंडली के अनुसार। फ्रेंडली ने ये सारी बातें बोली और फ्रेंडली ने ये किया तो ये सारी चीजें निकल के आती हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा चीजें नहीं होती है, इसलिए मैं बताना अनिवार्य पूरी तरह से एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके, क्योंकि आपको आगे कंपटीशन देना है। समझ में आया, ग्राफ समझ में आ गया। चले आगे, जल्दी बताओ क्या आपको समझ में आ गया। यस सर, आ गया सर। चले ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। आपको आया तो फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो जल्दी से आ जाओ। हो गया, हो गया। अच्छा, अगर यहां मैं मान लू, यहां अगर 1/n लिखे हुआ तो ग्राफ ऐसा है, और अगर 1/n ना रहे तो क्या करोगे, अगर 1/n ना रहे तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, अगर 1/n ना रहे तो ग्राफ कैसा हो जाएगा। अरे भाई इसकी पावर 4 है तो परवलयाकार होगा, परवलयाकार होगा। क्या होगा, परवलयाकार होगा। थोड़ा सा और अच्छा बना दे, परवलयाकार होगा। क्या होगा, परवलयाकार होगा। ध्यान से समझना इस बात। अगर हमारे पास x y m और p के मध्य ग्राफ बनाते हैं तो हमारा जो ग्राफ होगा वो परवलयाकार होगा। और अगर x y m और p के पावर 1/n लिख देते हो आप, तो जो होगा सीधी लाइन होगी, क्योंकि वो पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो पूरी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन यहाँ अगर सिर्फ और सिर्फ इतना लिखते हो तो इसकी पावर 1/n है। अगर यहाँ 2 करते हो तो कर ही नहीं आ जाएगा, यानी वर्गमूल के समान आएगा, कुछ ये ज्यादा होगा तो कुछ कम होगा। इस तरह से क्या है, एक प्रबलय रूपी आएगा। प्रबलय रूपी का समीकरण आप जानते हैं ना, y बराबर 4ax²। ये होता है आपने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक। तो इस बात को नोट करना। आगे चले, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। मैं अब लैंगम्यूर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। लैंगम्यूर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, लैंगम्यूर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं भाई। क्या हो जाएगा, आप चिंता मत करो इसके लिए। हो गया। आप ये मत सोचना कि सर एनसीईआरटी में लैंगम्यूर दिख नहीं रहे थे, आप लैंगम्यूर को कहाँ बता दिए। मैं बताऊंगा, एनसीईआरटी हो चाहे जो हो, लैंगम्यूर को डिस्कस करेंगे। हो गया, चल अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब हम क्या, लैंगम्यूर अधिशोषण क्षमता। लैंगम्यूर अधिशोषण क्षमता। लैंगम्यूर ने भी कुछ कहा, लैंगम्यूर ने भी यही बात कही, लेकिन इनका संबंध कुछ और था, कुछ अलग था, कुछ अलग था, ज्यादा अलग नहीं था, कुछ अलग था थोड़ा सा। इन्होंने भी वही कहा, क्या कहा, क्या कहा, जो इसमें कहा था, जो किसमें कहा था, जो इसमें कहा था, कहा गया स्थिर ताप, जो इसमें कहा गया था स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर अधिशोषक के यानी स्थिर ताप पर अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान पर, प्रति इकाई द्रव्यमान, ऐसे देखो, प्रति इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा, तथा
साम्य पर दाब के मध्य संबंध स्थापित किया। क्या संबंध स्थापित किया संबंध स्थापित किया। अगर कर दिया दिया तो फिर क्या होगा, संबंध स्थापित किया। ठीक हो गया। देखते हैं संबंध स्थापित किया। अतः इस संबंध को क्या लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी संबंध कहा जाता है। हो गया। अब कहा जाता है तो भाई कौन सा संबंध इन्होंने दिया, अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर इन्होंने कौन सा संबंध दिया, इन्होंने कहा x/m इक्वल टू k1 k2 p अपॉन 1 प्लस k1 इंटू p। इन्होंने ये संबंध दिया और इस संबंध के अनुसार कहा गया कि ये जो आपका है क्या है, लैंगम्यूर के अनुसार। लैंगम्यूर ने भी कहा प्रेशर के रूप में, लेकिन उन्होंने कहा अलग अलग तरह से k1 k2 क्या है, समान ताप और दाब के हिसाब से क्या अलग अलग नियतांक। इसका मतलब पूर्ण रूप से नियतांक तो नहीं, वेरिएबल होंगे, इसलिए k1 k2 लिखा है, लेकिन नियतांक ही है, आप चिंता मत करना। हो गया। यानी यहाँ क्या, जहां क्या है वही बात, अधिशोष्य का द्रव्यमान यम क्या है, अधिशोषक का द्रव्यमान क्या भैया, अधिशोषक का द्रव्यमान। और आपका जो k1 k2 है वो क्या है, नियतांक। k1 एंड k2 क्या है, नियतांक। और आपका P क्या है, प्रेशर है, P क्या है, दाब। बस इतनी सी बात है। अब इसमें और क्या क्या संबंध बनेगा उसको आगे बताते हैं। किसके अनुसार, ये लैंगम्यूर के अनुसार हुआ। लैंगम्यूर ने भी कहा स्थिर ताप पर अधिशोषित यानी अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान पर कितनी गैस की मात्रा अधिशोषित होती है या अवशोषित होती है, सीधा सीधा अधिशोषित होगा, अधिशोषित होती है, उसके मध्य इन्होंने ताप दाब और उसके मध्य दोनों में संबंध बताया। तो संबंध इस तरह से निकल के आया, क्या आया भैया, क्या आया आपका, ये आया x/m इक्वल टू k1 इंटू k2 इंटू p अपॉन 1 प्लस k1 इंटू p। ये बताया इन्होंने। हो गया। चलिए आगे चलें। चलो भाई आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसका कुछ अलग से रूप बताने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्या स्क्रीनशॉट जल्दी से ले चुके हैं? अगर स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं तो फिर आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया। अच्छा हम पकड़ लो, ठीक हो जाते लोग, हो जाते हैं। हो गया। अरे भाई स्क्रीनशॉट ले ले। अब चलते हैं, आगे चलते हैं। इसी फार्मूले को कुछ अलग रूप देना चाहते हैं, ध्यान रखना। x/m इक्वल टू k1 k2 इंटू p होल 1 प्लस k1 इंटू p। यह है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पलट देता हूँ। पलटने के लिए इसको मैं उल्टा कर दूं, ये पलटा ही तो है ना, ना समझ में आए तो बोल देना, ये पलटा ही तो है। अगर मैं पलट दूं, आ जाएगा। अगर मैं पलट दूं तो m/x
क्या m बाई एक्स, यही ना, ये 1 प्लस k1 इंटू पी होल बाई k1 इंटू k2 इंटू पी, ये लिख सकते हैं। अच्छा इस सीएम को मैं नीचे लाऊं, इस सीएम के पास एक का गुणा है, सपोज दैट इस सीएम के पास एक का गुणा है, इधर मैं नीचे कर सकता हूं इसको, तो 1 बाई एक्स बाई क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, हो जाएगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, ये प्लस बीच में इस वाले पद से दोनों में भाग दे देंगे, क्यों, क्योंकि देख सकते भाई हर समान है, इसमें भाग दे तो इसमें भाग दे दो, इसका रूप ऐसे बदल गया, यानी 1 बाई k1 इंटू k2 इंटू पी हो गया, और प्लस k1 इंटू पी होल बाई k1 इंटू k2 इंटू पी हो गया। ये लिखा जैसे ऐसे पता चला कुछ लोगों की बलि चढ़ रही है, यहाँ तो नहीं चढ़ रहा, यहाँ चढ़ रहा है, k1 कैंसिल, p कैंसिल, यानी क्या आ गया 1 बाई एक्स बाई यम इज इक्वल टू 1 बाई एक्स बाई यम इज इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई k1 इंटू k2 इंटू p प्लस क्या हो जाएगा 1 बाई k2, ये हो गया। अब k2 हो गया, लेकिन एक चीज और, अब ध्यान से सुनना, दोनों पक्षों में p का गुणा करने पर, क्या, दोनों पक्षों में p का गुणा करने पर, तो यहां से लिखेंगे अब दोनों पक्षों में p का गुणा करने पर, बात को ध्यान से सुनना, इसका रूप मैं बदल रहा हूं, अगर मैं p का गुणा करूंगा तो यहां भी p का, यहां भी p का, यहां भी p का, तो p का पिला दो, p बाई एक्स बाई एम, ये आया, p बाई k1 इंटू k2 इंटू पी प्लस p बाई क्या, प्लस p बाई k2, ये हो गया। हाँ सर ये तो हो गया सर, आपने तो एकदम सही कहा सर। चलो अगर हो गया तो फिर आगे चलते हैं। अब इसमें भी कुछ लोगों की बलि चढ़ रही है, क्या, यहाँ एक की चढ़ रही है, कट गया, यानी p बाई m दिखा इज इक्वल टू 1 बाई, पहले उसको लिख दो, p बाई क्या k2 1 बाई k1 इंटू k2 हो गया। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ए ध्यान देना, p बाई एक्स बाई एम, ये ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, इसको मैं क्या कर सकता हूं 1 बाई k2 इंटू पी लिख सकता हूं, प्लस 1 बाई k1 इंटू k2 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये आपका आया एक फार्मूला। अब इस फार्मूले से हम एक ग्राफ बनाए, ये भी आपका क्या है y बराबर mx प्लस सी थे, y बराबर सी है ना, उसी तरह से है कि नहीं है, बहुत अच्छे से है, चिंता नहीं करनी। चलो देखते हैं दोनों क्या है, p बाई एक्स बाई एम, p बाई एक्स बाई एम ये पूरा, और क्या p के मध्य ग्राफ, p के मध्य ग्राफ, अगर इनके मध्य ग्राफ बनाते हैं तो क्या देखना क्या होगा, क्या क्या घटनाएं होंगी, क्या क्या परेशानियां आएंगी हमारी जिंदगी में, हमारे रास्ते में, और क्या क्या रुकावटें आएंगी, इसकी चिंता नहीं कर, सब समझ में आएगा। अब आपको ये ग्राफ तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। अरे भाई यहाँ लिख दो p बाई एक्स बाई एम, जी सर यहाँ हम लिख देते हैं p बाई एक्स बाई एम वाली लाइन, और यहाँ हम लिख देते हैं क्या p वाली लाइन है, ये क्या p वाली लाइन है, और ये p वाली लाइन है। तो फिर आगे चले, ग्राफ कहां से बनेगा, ये बात आपको पता चल गया होगा, ये बात आपको पता चल गया होगा, कहां से y बराबर mx प्लस सी से तुलना करेंगे, तो ये जो वैल्यू हो वो क्या है आपकी, ये m है, और ये क्या x है, और ये क्या c है, तो c तो इंटरसेक्ट पॉइंट कुछ ऊंचाई से होगा, अगर ये प्लस है तो ऊपर की तरफ जाएगा, हाँ सर ऊपर की तरफ, हो गया, बस ऊपर की तरफ चला गया, और चला गया तो मैं इसको संकेतित कर दूं, क्या इसको संकेतित कर दूं, c बराबर क्या हो गया 1 बाई k1 और k2, ये हो गया, और इसका स्लोप जो अब की बार होगा वो क्या होगा, 1 बाई k2 होगा कि नहीं होगा, बताओ समझ में आया। ये ग्राफ आपका होगा किसका, लैंगमुइर के अनुसार।
बस बात कुछ अलग अलग है, केवल पॉइंट अलग अलग है, ग्राफ सब कुछ वही है, कहने का मतलब भी वही है, केवल कुछ टर्म ऐसे हैं, कुछ बिंदु ऐसे हैं जो अलग आ गए हैं। वहां एक्स वाई एम था, यहाँ पी वाई एक्स वाई एम दिया गया है, यहाँ लॉग नहीं लिया गया अभी क्योंकि ये ऑटोमेटिक बन गया हमारा संबंध। आया समझ में? जल्दी से, क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? जल्दी से, ये आपका था लैंगम्यूर के अनुसार। किसके अनुसार? लैंगम्यूर के अनुसार। एक बार फिर से बता दें, ठीक, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। लैंगम्यूर ने क्या कहा, एक्स वाई एम जो संबंध है अरिस्टोटल की मात्रा, उसको k1 k2 इंटू पी अपॉन 1 प्लस k1 इंटू पी, ये डायरेक्ट कभी कभी कंपटीशन में डायरेक्ट आ जाता है, एक फार्मूले के रूप में संबंध पूछ लेता है, ऐसे ऑप्शन दे देता है, या ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन बना के कि क्या होता है, बस लिखना है 2 नंबर में। तो क्या हुआ, हमने लिखा, लिखने के बाद मैंने क्या किया, इसको पकड़ा और ऐसे पलट दिया, दोनों को क्या किया, पलट दिया। जब पलटा तो क्या है, यम यम नीचे था ऊपर हो गया, ऊपर था नीचे आया, ये नीचे था वो ऊपर होगा, ऊपर वाला नीचे आ गया, क्योंकि पलटेंगे तो यही तो होगा, हो गया। अब देखो, अब यहाँ एक कपड़ा है, इसको यम को मैं नीचे ला, तो यम उधर बुरा है तो इधर क्या होगा, भाग हो जाएगा नीचे, यानी पलट के आया एक्स बाई एम हो गया, क्योंकि ये पलट के जाएगा तो वहां पर वही चीज लिखा है, यानी कि ये जो लिखा है वो यही चीज ही लिखा है, बस थोड़ा सा रूप बदला है। और उसके बाद इसको क्या किया, इसमें इससे भी भाग दे दिया, मतलब इससे इसमें भी भाग दिया गया और इससे इसमें भी भाग दे दिया गया, क्योंकि अगर ये रूप अगर देखोगे आप तो आधार बराबर है, अंश अलग अलग है, उसको क्या करोगे, जोड़ोगे ना, तो जोड़ लोगे तो यही चीज तो लिखेगा, यानी ये अगर लिखा तो यहां से लिखा, यानी ये लिखा तो मैं इसको इतना लिख सकता हूं, हो गया। आगे फिर क्या हुआ, अब जो कैंसिल हुआ वो कैंसिल हुआ, जो बचा वो लिखा मैंने, बचने के बाद मैं एक काम करना चाहता हूँ, अब दोनों पक्षों में पी का गुणा कर देता हूं। पी का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, पी का गुणा इधर, पी का गुणा इधर, ठीक, कोई बात नहीं। आगे क्या है, दोनों पक्षों में पी का गुणा करते हैं, पी का करेंगे तो पी यहाँ आएगा, पी यहाँ आएगा, पी यहाँ आएगा, आ गया। अब पी जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दिया मैंने, जो बचा वो लिखा, ये बचा और ये वाला बचा, इसको मैंने यहाँ लिखा, प्लस लगाया, ये वाला बचा इतना लिखा, हो गया। अब ये नया फार्मूला बनाए, नया फार्मूला बनने के बाद हमको पी बाई एक्स बाई एम में एक संबंध बताने हैं, पी बाई एक्स बाई एम और पी के मध्य ग्राफ बताने हैं, तो ग्राफ बता रहा हूं, तो ये पी बाई एक्स वाई बराबर एम एक्स प्लस टी से तुलना कर दो, उसको बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार किया गया समझ, ये वाई बराबर एम एक्स प्लस टी, वाई ये है, एम ये है, सी एक्स क्या है, ये सी ये है, हो गया। वाई की लाइन पे ये रहेगा, एक्स की लाइन पे पी रहेगा, यम क्या प्रवणता है यानी स्लोप है, सी क्या है इंटरसेप्ट पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस से, तो ये हमेशा धनात्मक है, इसलिए ये लाइन हमेशा ऊपर जाएगी, लेकिन कुछ ऊंचाई से जाएगी, क्यों, क्योंकि ये सी पॉइंट है ना, ऐसे पीछे भी ग्राफ बना था अभी जस्ट इसी जगह पे, तो आपको याद आया, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, ये नीचे 1 बाई k1 k2 लिखा है, ये स्लोप लिखा है इक्वल टू 1 बाई k2 है, समझ में? चले आगे चले, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ताकि हम स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। क्या आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं? अगर ले चुके हैं तो फिर आगे बढ़े, हो गया। चलो अब विलयनों से अधिशोषण की बात करते हैं, किसकी? विलयनों से अधिशोषण की बात करते हैं। ये तो अभी क्या था हमारा, गैसीय था, अब विलयन से बात करते हैं, तो विलयन में देखिए डायरेक्ट आ जाएगा, ये अगर आप समझ गए हैं तो विलयन वाला ज्यादा समझने में आपको देरी नहीं होगी। चलिए आगे चलिए, चलो स्क्रीनशॉट हो गया तो फिर आगे देखते हैं क्या होगा। देखिए विलयनों में क्या, विलयनों में अधिशोषण समतापी या विलयनों के संबंध में मेन क्या रहेगा भाई, हाँ विलयनों से अधिशोषण, विलयनों से अधिशोषण, इसीलिए मैंने कल रोका था इसको, इसीलिए रोका था भाई, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, काफी लंबा पार्ट है। ठीक, अब देखते हैं विलयनों के अधिशोषण समतापी में कैसे, दो केस इसमें भी, एक फ्रेंडली का, एक लैंगम्यूर का, एक कौन है फ्रेंडली का,
फ्रेंडलिक है और ये कौन है, लैंगम्यूर है, लैंगम्यूर हो गया। फ्रेंडलिक और लैंगम्यूर के आधार पर हम बात करते हैं, ध्यान से देखना, इनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं विलयन के केस में। तो ध्यान से देखना, जब गैसीय अवस्था में था तो गैस में क्या आता है, सांद्रता के केस में प्रेशर आता है। ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, बताया गया है कि जब गैसीय अवस्था का अपक्रिया वेग लिखना होगा तो वहां प्रेशर की बात आती है, क्योंकि प्रेशर से परिवर्तन होता है, प्रेशर में परिवर्तन होता है, जिसके कारण अपक्रिया का या अपक्रिया संपन्न होती है गैस में। लेकिन अगर हम बात करें विलयन की, तो विलयन में क्या होता है, सांद्रता बदलती है। तो जहां दाब था वहां क्या आ जाएगा, सांद्रता आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, यानी जहां दाब था वहां सांद्रता आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आप क्या करेंगे, x बाई एम ही लिखेंगे और इक्वल टू के लिखेंगे, जहां p था वहां लिख देंगे c और 1 बाई एम ही लिखेंगे। इस प्रकार से इतना आया। अब दोनों पक्षों में अगर लाग लेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और इसमें क्या है, x बाई एम ही रहेगा और क्या है, K1 K2 इंटू जहां P रहेगा वहां सांद्रता C और बटे 1 प्लस K1 इंटू P था तो P की जगह पे क्या आ जाएगा, सांद्रता C आ जाएगा। ये सांद्रता के केस में है और ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। अगर मैं दोनों पक्षों में लाग लेता हूं भैया, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, लॉग लेने पर है? जब लॉग लेंगे तो आपको बताएगा ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट उसी फॉर्मूले से डायरेक्ट मैं तोड़ दे रहा हूं। एक बार आप कर लिए हो, पीछे जाके देख लेना, डायरेक्ट देख लेना। क्या आ जाएगा भैया, 1 बाई एन पहले लिख दो, लॉग बेस 10 सी लिख दो और प्लस लॉग बेस 10 के लिख दो। ये आपका वही पुराना मेथड के अनुसार आ गया। क्या आपको समझ में आया? जल्दी से इधर, अगर इधर तो लॉग लेना नहीं, इधर पलटना है? इधर क्या करना, पलटना है। क्या करना भैया, पलटना है? व्युत्क्रम करने पर, क्या व्युत्क्रम करने पर या व्युत्क्रम लेने पर, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1 बाई डायरेक्ट लिख दो। चलो 1 बाई एक्स बाई एम इजिकल टू, इसको तोड़ दो, तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई K1 इंटू K2 इंटू सी और प्लस क्या आ जाएगा, K2 इंटू सी अपॉन क्या है ये K1 दिया, K1 इंटू K2, यहाँ क्या आएगा, K1 इंटू K2 नहीं, K1C आएगा, सॉरी नीचे तो K1C है, जब पलटेंगे ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा K1C। ये हो गया। अब इनमें से किसी एक की बलि चढ़ रही है, कुर्बानी हो रही है तो कर दो, इनका कैंसिल, ये कैंसिल, बचे कौन, सिर्फ और सिर्फ वही बचे। अरे उल्टा कर दिया मैं यार, ये तो मैं उल्टा कर दिया, मैं उल्टा कुछ कर दिया। क्या होगा, जल्दबाजी में देखो, यानी कि ये जो आपका ऊपर आ रहा है उसमें क्या आएगा, K1 आएगा और C आएगा, क्योंकि ये पलट के ऊपर गया, 1 ऊपर गया तो ये ऊपर जाएगा और इनसे भाग हो रहा है, ये नीचे रहेंगे, K1 और K2 इंटू C। अब इनको क्या कर रहे हैं, हम काट रहे हैं, K1 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो गया। अब जब कैंसिल हो गया है तो फिर क्या होगा, देखो कैंसिल हुआ तो जो बचा वो लिखो, 1 बाई इक्वल टू 1 बाई K1 इंटू K2 इंटू C हो गया, प्लस 1 बाई K2। ये आया। अगर मैं दोनों पक्षों में P का गुणा कर दूं, दोनों पक्षों में P का नहीं गुणा करना, की बार C का गुणा करना, दोनों पक्षों में जब C का गुणा कर देंगे तो हमारे पास एक फार्मूला बन के आ जाएगा, है C का गुणा करने, गुणा करने पर। अगर C का गुणा करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, C का गुणा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, C बाई एक्स बाई एम इजिकल टू, C यहां रखोगे, C बाई K1 K2 C प्लस C बाई K2 हो गया। C कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होने के बाद आपका जो बचेगा वो लिख देना है, क्या, C बाई एक्स बाई एम इजिकल टू 1 बाई, उसको पहले लिख दो, एक काम करो जैसे लिखे थे उसमें वैसे पहले लिख दो। क्या लिखेंगे हम, पहले लिख दो C बाई K2 और प्लस 1 बाई K1 इंटू K2। ये हो गया सर, हाँ सर, जैसे P वाला था वैसे
सी वाला है। सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि नहीं है, जल्दी बताओ। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? जल्दी से जल्दी से जल्दी से। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? यस सर, आ गया सर। आगे चलो, फिर से बताएं। मैं फिर से बताऊंगा, चिंता मत करो। विलयन से जब अधितोषण होगा तो जहां दाब रहता है वहीं प्रेशर हो जाएगा भैया, सॉरी, जहां दाब रहता है वहीं सांद्रता हो जाएगी, और कुछ नहीं। फ्रेंडलिक ने भी वहां दिया था नियम, फ्रेंडलिक ने भी यहां दिया नियम, और लैंगम्यूर ने वहां नियम दिया था, लैंगम्यूर ने यहां भी नियम दिया। नियम क्या दिया? वही नियम दिया जहां प्रेशर की केस में बात कर रहे थे, कब? जब गैस के कण देखता, और अगर हमारे पास सांद्रता आ जाता है, विलय के कणों को अधिशोषित करना है, तो वहां क्या आ जाएगा? आपका फ्रेंडलिक रहेगा और लैंगम्यूर ही रहेंगे, लेकिन जहां दाब था वहां सांद्रता हो जाएगा। तो यहाँ पी था, यहाँ सी हो गया, बाकी नियम वही पुराना। यहाँ पी था, यहाँ सी हो गया, बाकी नियम पुराना। हमने किया, लगाया, जुगाया। यानी सांद्रता के केस में आपको सी के केस में लिखेगा, यानी विलयन के केस में आपको सी के रूप में दिखेगा फार्मूला, और गैसीय अवस्था में आपको पी के रूप में फार्मूला दिखेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? जल्दी से, क्या आपको बात ये समझ में आई? अगर समझ में आ गए तो फिर आगे बढ़े। चलिए, हो गया। अब हम बात करते हैं अधिशोषण के अनुप्रयोग। अधिशोषण के अनुप्रयोग समझ में आ गया? अगर आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फटाक से। स्क्रीनशॉट हो गया? चलो, अगर हो गया तो स्क्रीनशॉट ले चुके, तो अब हम बात करते हैं मेन हेडिंग, अधिशोषण के अनुप्रयोग। अधिशोषण अधिशोषण के अनुप्रयोग देखते हैं। हमारे अधिशोषण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ध्यान से सुनना। कहाँ कहाँ किया जाता है, इस बात पे चर्चा करेंगे, है ना? कहाँ कहाँ किया जाता है, इस बात पे चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे भाई, हम लोग बिल्कुल करेंगे चर्चा। सबसे पहला पॉइंट, कहाँ किया जाता है? अधिशोषण के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं और उसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। सीधा सीधा ये कहने का मतलब कि अधिशोषण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहले निर्वात करने में, है ना? निर्वात करने यानी जगह को निर्वात करने में, वैक्यूम करने में। और मैं एक एक हेडिंग करके लिखता हूं और आप उसको समझते रहिए। निर्वात अवस्था बनाए रखने में, बनाए रखने में। दूसरा, दूसरा आपको पता है, आप जानते हैं, है ना? कठोर जल को मृद जल बनाने में, मतलब बनाने में, सीधा सीधा। और हाँ, रंजन प्रक्रिया यानी कलर डाई के रूप में, रंजन प्रक्रिया में। अगला आप लिख सकते हो, नमी को दूर करने में, नमी को दूर करने में। अगला आप लिख सकते हो, रंगीन पदार्थों को, है ना, पृथक करने में। रंगीन पदार्थों को रंगीन पदार्थों को अलग करने में। हो गया? और लिख सकते हो कुछ?
गैस मास्क के रूप में। बस इससे ज्यादा नहीं, और भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बहुत औषधि के उपचार में है ना, बीमारियों के रूप में ऐसे लिख सकते हो आप। लेकिन पहले मेन पॉइंट में लिखा, निर्वात अवस्था बनाए रखने में, कठोर जल को मृदु बनाने में यानी मृदु जल बनाने में, रंजक प्रक्रिया में यानी कलर चेंज करने में, क्योंकि नीचे लिखा रंगीन पदार्थों को अलग करने के लिए, यानी क्या नमी को दूर करने के, उसके बाद क्या रंगीन पदार्थों को अलग करने के लिए गैस मास्क के रूप में। अब बात आती है कि सर इसे कैसे समझेंगे हम, यानी अधिशोषण का उपयोग कैसे होता है, कैसे इस बात को कहा गया। तो ध्यान से देखो, निर्वात का मतलब होता है कि अगर किसी जगह को निर्वात करना है, किसी अन्य गैस को खत्म करना है, तो क्या करते हैं उस जगह में हम ठोस की पाउडर अर्थात किसी चीज की पाउडर डालते हैं, चारकोल हो या कोई भी चीज हो, उसकी पाउडर हम क्या करते हैं, पाउडर भेजते हैं, पाउडर को डालते हैं जब, तो वो पाउडर क्या करता है गैस के कणों को अपनी सतह पर अधिशोषित कराता है, मतलब चिपका लेता है, और चिपका करके वो पाउडर धीरे 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 तली में क्या होता है बैठ जाता है। इस तरह से पूरे जगह क्या होती है निर्वात हो जाती है। यानी हमेशा निर्वात जगह बनाए रखने के लिए हमें क्या करते हैं अधिशोषण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अधिशोषण ही प्रक्रिया से ही वो गैस क्या होता है खत्म हो जाता है, मतलब चिपक करके दूसरी जगह पे बैठ जाता है। कठोर जल को मृदु जल करने, कठोरता को दूर करने के लिए क्या करते हैं, जब हम इसमें मिलाते हैं कोई पदार्थ, क्या जैसे आपका हो गया ब्लीचिंग पाउडर ही ले लो, उसमें जब मिलाते हैं तो वो अशुद्धियों को क्या करता है अवशोषित कर लेता है, मतलब अधिशोषित कर लेता है, और अधिशोषित करके अपने तली में क्या होता है नीचे बैठ जाता है, जिसके कारण जो हमारा जल होता है वो अच्छा जल हो जाता है, मृदु जल हो जाता है। रंजक प्रक्रिया में मतलब डाई के रूप में कलर चेंज करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कलर चेंज करने में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जो अधिशोषण हमारा होता है प्रक्रिया, जब हम किसी दूसरे पदार्थ को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो उसकी सतह पर वो पदार्थ अधिशोषित होता है, जिसके कारण उसका रंग परिवर्तित होता है। कहने का मतलब ये चीज। आगे नमी को दूर करने में, नमी का मतलब कि जल के कणों को, क्योंकि अधिशोषण तो वायु और जल दोनों का कण होता है ना, तो नमी को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, पाउडर, जैसे इस जगह को नमी है, ठंडक बन जाता है, इसमें पाउडर का छिड़काव कर दो। पाउडर क्या करेगा, उस जल वाले कण को अर्थात जो जल के कण होंगे वाष्प के रूप में, उनको अपनी सतह पर क्या करेगा अवशोषित कर लेगा, मतलब अधिशोषित करके, और वो धीरे धीरे तली में फिर बैठ जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, वह नमी भी दूर हो जाती है। समझ में आए? आगे नमी दूर होती कि नहीं होती है? अरे भाई कहीं पानी गिरा है तो आप क्या करोगे, मिट्टी डालोगे तो मिट्टी क्या धीरे धीरे सोख लेगा पानी, उसके बाद नमी दूर हो जाती है। ऐसे आपकी जगह होती है, उस जगह में नमी कैसे दूर किया जाएगा, जो वाष्प के कण होंगे, जो जल के वाष्प होंगे, जो जल की बूंदें होंगी, किसके रूप में, वायु के रूप में, उनको क्या करता है वो अवशोषित यानी अधिशोषित कर लेगा, और अधिशोषित करने के बाद क्या है वो नीचे बैठ जाएगा, इस जगह को क्या नमी से दूर हो जाए, मतलब वो जगह नमी निर्मुक्त हो जाती है। आगे रंगीन पदार्थों को अलग करना। रंगीन पदार्थ भी ऐसे होता है जैसे चारकोल, चारकोल को डाल दो रंगीन पदार्थ में तो क्या होता है, उसके चारों तरफ जो रंगीन कण होते हैं विलय के, विलयन से वो धीरे धीरे उसके चारों तरफ क्या होते हैं अधिशोषित हो जाते हैं चारकोल की तरफ, और चारकोल नीचे बैठ जाता है। इस तरह से विलयन हमारा क्या होता है रंगीन हो जाता है, या कह सकते हो कि अलग रंग हो जाता है। आगे गैस मास्क के रूप में, गैस मास्क के रूप में मतलब जैसे आप मास्क कभी लगाते हो ना, इसमें कोरोना चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक में मास्क लगा के चलते हैं, यानी मुंह में चापा पहन के चलते हैं, तो क्या होता है जो गैस के कारण हानिकारक गैसें होती हैं वो आकर के मास्क में क्या होते हैं अधिशोषित हो जाते हैं, यानी उसकी सतह पर चिपक जाते हैं। जैसे मास्क लगा है, गैस आया और चिपक गया, अंदर नहीं गया, यानी जो हानिकारक गैसें होंगी वो क्या होंगी उस सतह पर चिपक जाती है, और अच्छी गैसें जो होती है वो वापस अंदर जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिशोषण की प्रक्रिया हमारे मास्क के रूप में भी होती है, मास्क में होता है, क्योंकि मास्क में आकर के गैस के कण क्या होते हैं अधिशोषित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। समझ में आगे समझ में? तो क्या आपको पूरी टॉपिक समझ में आई? अब अधिशोषण हो गया समाप्त। अब हम स्टार्ट करेंगे अगले दिन, क्या क्या स्टार्ट करेंगे, उत्प्रेरक, यानी उत्प्रेरक स्टार्ट करेंगे। उत्प्रेरक स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या क्या होता है, समांगी विषमांगी कैसे क्या करता है, कैसे अधिशोषण होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए जितना कमेंट कर दो कि आज का टॉपिक जो पूरी तरह से आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से एक बार कमेंट करो कि आज का टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आया या नहीं आया। यस सर आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब उपयोग है अधिशोषण के, उपयोग समझ जाओ, अधिशोषण के अनुप्रयोग समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छे, अधिशोषण आपका ये खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे इसी टॉपिक में, क्या अगला टॉपिक क्या है, उत्प्रेरक। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ऐसे ही अगले सेशन पूरी तरह से समझ में आएंगे और जो वादा किया गया वो पूरा किया जाएगा। बस मन लगा के पढ़ाई करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट।